So, in this video of amendment part 2, we are going to discuss the amendments from value of supply till end. So, value of supply का जो सबसे पहला amendment है, it is relating to personal guarantees or corporate guarantees. So, this amendment is first of all not applicable to CA Inter. But this amendment is not applicable to CA Inter. अभी इस amendment में क्या लिखा हुआ है वो सुनो. पर्सनल गारंटी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर. ओके, डायरेक्टर क्या करता है, किसी भी बैंकिंग कंपनी को कंपनी के बिहाफ पर गारंटी देता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिस्टर ए नाम का एक डायरेक्टर है एंड यहाँ पर एबीसी लिमिटेड करके एक कंपनी. एबीसी लिमिटेड वांट्स लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक. ओके, सो आईडीबीआई बैंक बोलता है कि एबीसी लिमिटेड हमको कोई गारंटर चाहिए. ओके, कोई गारंटर चाहिए तो ही हम लोग क्या करेंगे, लोन देंगे. तो यहाँ पर मिस्टर ए प्रोवाइड्स गारंटी टू आईडीबीआई on the behalf of ABC Limited. So basically, Mr. A has provided services, okay, has provided service to ABC Limited. तो यहाँ पर मिस्टर ए एंड एबीसी लिमिटेड, दैट इज डायरेक्टर एंड कंपनी, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है. सो डायरेक्टर एंड कंपनी आर सेड टू बी रिलेटेड पर्सन. ओके, आर सेड टू बी रिलेटेड पर्सन. तो रिलेटेड पर्सन का जो ट्रांजैक्शन है, इट इज कमिंग इन शेड्यूल 1. ठीक है, आप सभी को मालूम है शेड्यूल 1 के एंट्री नंबर 2 में ये ट्रांजैक्शन आता है. शेड्यूल 1 के एंट्री नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन इज अ सप्लाई इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन. मतलब अगर डायरेक्टर कंपनी से कुछ पैसा नहीं भी लेता है तो भी इसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा. याद आया? ठीक है. तो यहाँ पर डायरेक्टर ने जो आईडीबीआई को गारंटी दिया है, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू कंपनी. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होएगा कि डायरेक्टर कुछ चार्ज नहीं कर रहा है तो भी सप्लाई मानना है. सप्लाई मानना है तो जीएसटी भरना है. जीएसटी भरना है तो क्या वैल्यूएशन होना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने रूल नंबर 28 में क्लियरली लिखा हुआ था पहले से ही. ठीक है, रूल नंबर 28 का हेडिंग बता रहा हूँ, वैल्यूएशन इन केस ऑफ रिलेटेड पर्सन. ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन. तो ऐसे केस में क्या होता है, जब रिसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलने वाला है. ओके, जब भी रिसिपिएंट को दैट इज कंपनी को फुल आईटीसी मिलता. ठीक है, अगर ए ने बिल बनाया होता, एबीसी लिमिटेड को फुल आईटीसी मिलता, तो गवर्नमेंट सेज एनी वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय एबीसी सॉरी ए वुड बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पर मिस्टर ए कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, इट इज ऑल्सो अ वैल्यू. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लियर कट सर्कुलर में बोल दिया कि कोई भी चार्ज नहीं करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यूएशन कैन बी डन एज पर रूल नंबर 28. एज पर प्रोवाइजो टू रूल 28, इफ रिसिपिएंट दैट इज कंपनी, क्योंकि हम लोग के एग्जांपल में ए ने एबीसी लिमिटेड को गारंटी सर्विसेज दिया था. सो इफ द रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, देन एनी वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस, दैट इज ए ने अगर इनवॉइस बनाया है, कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करे, उसको क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू. Thus, the value of supply shall be treated as zero. No GST shall be payable. आगे अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉर्पोरेट गारंटी. ओके, कॉर्पोरेट गारंटी. कॉर्पोरेट गारंटी क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है, एक बार रीड करते हैं. When the corporate guarantee is provided by company, that is holding company, to bank on behalf of subsidiary company. ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, इधर लिखता हूं. समझो ए लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड इज द सब्सिडरी कंपनी. ओके, ए लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड इज द सब्सिडरी कंपनी. बी लिमिटेड को लोन चाहिए, ओके, आईडीबीआई बैंक से. तो यहां पर ए लिमिटेड क्या करता है, गारंटी देता है टू आईडीबीआई ऑन बिहाफ ऑफ बी लिमिटेड. सो यहां पर ए लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग गारंटी सर्विसेज टू बी लिमिटेड.
ओके, तो इसको कहा जाता है कॉर्पोरेट गारंटी, कॉर्पोरेट गारंटी। अब कॉर्पोरेट गारंटी में वैल्यूएशन कैसे करना है, वो मैकेनिज्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। दैट इज रूल नंबर 28 सब रूल 2 हैज बीन इंसर्टेड। ओके, क्या इंसर्ट किया वो? यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी लोन वगैरह ले रहा है, बी लिमिटेड, ठीक है, दैट इज द जितने का गारंटी वो दे रहा है, ठीक है, मतलब एग्जांपल 1 करोड़ का लोन यहाँ पर आईडीबीआई बैंक देने वाला है, तो ए लिमिटेड भी 1 करोड़ का गारंटी देगा। ओके, सो 1 करोड़ का 1%, दैट इज गारंटी ऑफर्ड का 1%, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर वुड बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। जो भी गारंटी, जितने भी अमाउंट का गारंटी दिया, जितने भी अमाउंट का गारंटी दिया, वो गारंटी अमाउंट का 1%, और जितना पैसा ए लिमिटेड बी लिमिटेड से लेने वाला है, उतना अमाउंट विच एवर इज हायर वुड बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है क्या? अब यहां पर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर नो डाउट रिलेटेड पार्टी। ओके, ये लोग रिलेटेड पार्टी। तो क्या यहाँ पर एनी वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर इन इनवॉइस शाल बी ट्रीटेड एज ओपन मार्केट वैल्यू, ऐसा ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे? आंसर इज ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट इन दैट वे, क्योंकि यहाँ पर जो सब रूल 2 आया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज क्लैरिफाइड दैट, एक सेकंड इधर गया, हाँ ये वैल्यूएशन शैल बी डन एज पर रूल नंबर 28 सब रूल 2 फॉर डिटरमाइनिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी, उन दोनों के बीच में वैल्यूएशन करने के लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने रूल नंबर 28 सब रूल 2 लगाया। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी irrespective of, very important term, irrespective of whether recipient is eligible for full ITC or not। मतलब कि ए लिमिटेड को ये वाला प्रोविजन फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, इसके हिसाब से जो आंसर आएगा दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड नॉट वॉट एवर इज डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस। ओके, इनवॉइस पे हम कुछ भी दिखाएंगे वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाता था, लेकिन वो सब अलग केसेस में है। लेकिन यहाँ पर जो केस है दैट इज कॉर्पोरेट गारंटी, कॉर्पोरेट गारंटी के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई shall be strictly determined as per this method even if recipient is eligible for full ITC। ओके, रिसिपिएंट को भले पूरा आईटीसी मिलने वाला है, पर वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? 1% ऑफ गारंटी ऑफर्ड और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज हायर। एक्चुअल अमाउंट मतलब एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज्ड बाय ए लिमिटेड। क्लियर है क्या? आगे, नोटिफाइंग द मैकेनिज्म फॉर वैल्यूएशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग का मैकेनिज्म कैसे रहेगा, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यूएशन। अब मैं एग्जांपल देता हूँ एक। रूल नंबर 31 बी इंसर्ट किया है। दिस रूल इज ऑल्सो नॉट फॉर सीए इंटर। ओके, नॉट फॉर सीए इंटर। इसका हेडिंग पढ़ते हैं, बाद में एक एग्जांपल लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग। अब यहाँ पर क्या सुन, हम लोग ड्रीम इलेवन का एक एग्जांपल लेते हैं। ड्रीम इलेवन का एक एग्जांपल, ड्रीम इलेवन का फंक्शन है आपको पहले बता देता हूँ। ड्रीम इलेवन में क्या होता है, ड्रीम इलेवन में बहुत सारे प्लेयर्स टीम बनाते हैं। ओके, 49 रुपीज का एक टीम बनता है, ऐसा करोड़ों टीम बनता है। ओके, बहुत सारे लोग बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया से। सो 49 रुपीज का टीम बनाया, समझो 1 करोड़ टीम्स बनाया। सो टोटल 49 करोड़ का एक टोटल अमाउंट जमा हो गया, किसके पास? ड्रीम इलेवन के पास। अब ड्रीम इलेवन क्या करता है, जिसका भी सबसे अच्छा टीम बनेगा, ओके, जिसका भी सबसे अच्छा टीम बनेगा, मैच के बाद मालूम पड़ता है, और टॉप 1000 लोगों में ये पूल का, दैट इज 49 करोड़ का 90% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 10% इज द ड्रीम इलेवन कमीशन। तो 49 करोड़ का 90% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? टॉप 1000 को, मतलब कि 1, 2 एंड 3 को एक प्रॉपर अमाउंट रहेगा, समझो 20 लाख, 15 लाख, 5 लाख, एंड बाद में एक रेंज बना डालते हो, जैसे
4 से लेकर के 100 तक, 101 से लेकर के 200 तक, मतलब इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोगों ने गेम लगाने के लिए पैसा चाहिए, पहले पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पैसे को डिपॉजिट करेंगे इन द ड्रीम 11 वॉलेट। ओके, मतलब कि ड्रीम 11 का जो ऐप है, उसमें आप देखोगे तो एक वॉलेट रहता है जिसमें आपको पैसा ऐड करना पड़ता है। यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। सो ड्रीम 11 के वॉलेट में क्या करना है हमें? सबसे पहला क्या करना है, पैसे ऐड करना है, ऐड मनी। अज्यूम करते हैं हमने 2000 रुपीज को ऐड किया। ओके, 2000 रुपये ऐड किया। अब ड्रीम 11 क्या बोलता है, ये 2000 रुपये आपने ऐड किया है, इसमें से आप गेम खेलो, मतलब टीम्स बनाओ। सो हम लोग अज्यूम करते हैं कि 10 टीम बना रहे हैं, 10 टीम, 10 में से कोई एक लगेगा ऐसा सोच के। सो 490 रुपीज वी आर यूजिंग इट फ्रॉम आवर वॉलेट। अब यहाँ पर हम लोग के पास बैलेंस कितना बचेगा? 1510। ठीक है, इतना बैलेंस हमारे पास बचेगा। कितना अमाउंट यूज हुआ? 490 रुपीज यूज हुआ। ओके, तो अभी यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, 490 माना जाएगा, या फिर 2000 रुपीज जो हमने डिपॉजिट किया है वो माना जाएगा? तो यहाँ पर लिखते हैं ये लोग कि जितना भी अमाउंट हमने ड्रीम 11 के वॉलेट में डिपॉजिट किया, दैट अमाउंट वुड बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब 2000 रुपया हमने डिपॉजिट किया, सो 2000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। पॉइंट क्लियर है क्या? 2000 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अभी हम लोग टीम आज बना रहे, कल बना रहे, इससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। ओके, गवर्नमेंट को जीएसटी कब चाहिए? टाइम ऑफ सप्लाई में हमने देखा, जैसे ही ये पैसा डिपॉजिट होगा वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? 2000 के ऊपर लगेगा। ओके, 2000 वुड बी ट्रीटेड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड ड्रीम 11 वुड रिवर्स कैलकुलेट द जीएसटी अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर 490 के यूजेज का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आपने ये अमाउंट को डिपॉजिट किया, ठीक है, इसके ऊपर ड्रीम 11 को जीएसटी पे करना। अब ये रीजन की वजह से अगर आप लोग को मालूम रहेगा कि ड्रीम 11 से यू कैन नॉट विड्रॉ द अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, जो लोग खेलते हैं उनको पता रहेगा, ड्रीम 11 से आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। एक बार डिपॉजिट किया तो किया, यू कैन नॉट विड्रॉ द सेड अमाउंट। यू कैन ओनली विड्रॉ द विनिंग्स अमाउंट। एवरीवन गेटिंग इट? जो आप जीते हो ना, समझो आपका नंबर 1 आया, तो आप 25 लाख रुपए जीते, तो 25 लाख यू कैन विड्रॉ, बट यू कैन नॉट विड्रॉ दिस 2000। क्लियर पॉइंट? उसके बाद अभी सुनो, अभी ये 25 लाख हम जीते। ओके, हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने 20 लाख को विड्रॉ कर लिया, 20 लाख विड्रॉ किया, 5 लाख रुपया अभी भी पड़ा हुआ है वॉलेट में। क्या अभी वापस से ये 5 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये 25 लाख के ऊपर ऑलरेडी लग चुका है। सर 25 लाख के ऊपर कब लगा? 25 लाख के ऊपर डायरेक्टली नहीं लगा है। लेकिन ये जो पूल बनाया 49 करोड़ का, ये 49 करोड़ का पार्ट ही है ना ये 25 लाख। तो ये 49 करोड़ पे ऑलरेडी जीएसटी आ चुका है। तो यहाँ पर इस 25 लाख के ऊपर वापस से जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि जब भी सब लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया, तब ड्रीम 11 ने जीएसटी पे कर दिया। अब उसी पैसे में से अगर ड्रीम 11 कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसके ऊपर ड्रीम 11 इज नॉट गोइंग टू पे जीएसटी अगेन। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, फिर भी एक बार रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन मनी गेमिंग shall be total amount paid or payable or deposited, very important, deposited with the supplier by way of money or money's worth और इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट। मतलब कि अगर आप क्रिप्टो को जमा करते हो, ओके, आप लोग के पास पैसा नहीं है पर आपने एक क्रिप्टो जमा कर दिया, तो इस तरीके से भी जमा होता है। तो यहाँ पर उस क्रिप्टो के वैल्यू को क्या मानेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाउएवर एनी अमाउंट रिटर्न्ड और रिफंडेड बाय सप्लायर, ओके, टू प्लेयर फॉर एनी रीजंस व्हाटसोएवर not using the amount paid or deposited shall not be deductible। मतलब कि आपने 2000 रुपया जमा किया, बाद में आपने उस 2000 रुपये को निकाला,
हालांकि ड्रीम इलेवन में तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, पर दूसरे किसी ऐप में अगर ऐसा ऑप्शन है भी, तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? 2,000 रुपये। ओके, आप पूरा निकाल लो, एक बार डिपॉजिट किया जीएसटी तो भरना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट्स? रूल नंबर 31C, अगेन इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर। अभी इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसके अंदर हम लोग जो कैसीनो में हम लोग कॉइन्स वगैरह परचेज करते हैं, ओके, उसके लिए देखने वाले एकदम सेम है। 31B इज इक्वल टू 31C। टोकन को खरीदने के लिए जितना आपने पे किया या पे करने वाले हो, या फिर चिप्स को खरीदने के लिए, या तो कॉइन्स, टिकट्स, जो भी नाम बोलो, उन सभी को खरीदने के लिए जितना अमाउंट आप लोग पे करोगे, दैट अमाउंट वुड बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। और पार्टिसिपेटिंग इन एनी इवेंट इंक्लूडिंग गेम, scheme, competition, or any other activity or process in the casino which is in cases wherein token chips coins are required, are not required। ओके, जिधर भी टोकन कॉइन्स वगैरह नहीं लगेगा, मतलब कि ये सब ऑनलाइन वगैरह भी होता रहेगा। अभी देखो, टोकन खरीदेंगे तो यहाँ पर भरना पड़ेगा जीएसटी। तो कैसीनो वाला क्या करेंगे? ऑनलाइन टोकन दे देंगे आपको, एक्चुअल नहीं देंगे। तो ऐसे केस में जिधर टोकन एक्चुअली भी रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी कवर्ड है। ये वाला पॉइंट एकदम सेम है। ओके, अमाउंट रिफंड करेंगे तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई से डिडक्ट नहीं होएगा। एंड आगे एक एक्सप्लेनेशन है, जो कि लिखा हुआ है कि विनिंग अमाउंट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। ऑब्वियसली मैंने बताया, क्योंकि 25 लाख अगर आप लोग जीते हो तो 49 करोड़ का ही पार्ट है। आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम हियर सीए इंटर को भी एप्लीकेबल है, सभी को एप्लीकेबल, सभी को एप्लीकेबल है। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब यहाँ पर पहले कुछ और वर्डिंग्स था, अभी कुछ और वर्डिंग्स। वेर अ रिसिपिएंट फेल्स टू पे टू सप्लायर विद इन 180 days, okay, an amount equivalent to ITC shall be paid by him along with interest। मतलब इंटरेस्ट के साथ हम लोग को क्या करना है? पे करना है। ओके, अब पहले ऐसा था कि हम लोग इसको ना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया करते थे। ओके, ऐसा वर्डिंग्स लिखा था। तो अभी यहाँ पर वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट किया है, एंड क्या लिखा हुआ है? शैल बी पेड बाय हिम। अभी ये पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आईटीसी का यूज करेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ये बताना चाह रहा है कि अगर आपने आपके सप्लायर को 180 दिन में पैसा नहीं दिया, तो आईटीसी तो रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, आईटीसी रिवर्स करना है आपको। लेकिन लेकिन पहले वर्डिंग्स कैसा था? आउटपुट टैक्स में ऐड होगा, पहले ऐसा लिखा था, शैल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स। लेकिन अभी क्या लिखते हैं ये लोग? शैल बी पेड बाय हिम। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा भी निकलता है कि जो आईटीसी रिवर्स करना है, और रिवर्स ना करके हमको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये पे करने के लिए ऑब्वियसली आईटीसी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉजिकली इट शुड बी आईटीसी शैल बी रिवर्स्ड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पेड, वो पेड का अभी हम लोग इंटरप्रिटेशन वही लेंगे। पे करना है मतलब आईटीसी से पे करेंगे। सो वी आर गोइंग टू reduce our actual ITC and pay that particular ITC which was availed for non-payment of consideration within 180 days। तो इन सिंपल वर्ड्स हम लोग यहाँ पर पे करेंगे थ्रू आईटीसी। द रिसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द आईटीसी ऑन पेमेंट मेड बाय हिम टू द सप्लायर। ये वर्ड इंसर्ट हुआ है। सप्लायर को पे करेंगे तो कभी भी आईटीसी ले सकते हैं, वो तो हम लोग का पहले से ऐसे ही था। चलो, ये वाला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, नॉट एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर। ओके, नॉट फॉर सीए इंटर बट फॉर सीए में इंटर, सीए में फाइनल। अब यहाँ पर क्या है वो सुनिए। हम लोग रूल नंबर 42 के लिए, या फिर रूल नंबर 43 के लिए, हम लोग ई का डिटर्मिनेशन करते हैं। किसका? ई का। ई मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई। ओके, ई मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई।
अभी एग्जाम सप्लाई के लिए हम लोग को कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है एंड कुछ चीजें रिड्यूस करनी पड़ती है। क्या क्या चीजें ऐड करनी पड़ती है, चलो याद करो। सबसे पहला था आरसीएम आउटवर्ड, मतलब किसी भी सप्लायर का सेल अगर आरसीएम में टैक्सेबल है, ठीक है, सेल टैक्सेबल है आरसीएम में, मतलब रिसिपिएंट इज गोइंग टू पे टैक्स, उसको ऐड करना पड़ता है। सेकंड, अपना नॉर्मल जो एग्जाम सप्लाईज रहता है, नील रेटेड, नॉन जीएसटी, वो सब ऐड करना है। थर्ड, सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग, ये भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद सेल ऑफ सिक्योरिटीज का 1%। ठीक है, ये हम लोग को चार चीजें ऐड करनी पड़ रही, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमें ऐड नहीं करनी पड़ती। कौन सी? वैट एंड एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सेकंड, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर एक्सेप्ट फॉर बैंक। अगर बैंक रहेगा तो एग्जाम में ऐड होएगा इंटरेस्ट टर्नओवर, लेकिन अगर बैंक नहीं रहेगा तो ऐड नहीं होएगा। उसके बाद माइनस में एक्सपोर्ट सी फ्रेट करके एक हुआ करता था, एक्सपोर्ट सी फ्रेट। मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखा होगा शायद, यहाँ पर ये इंक्लूजन का लिस्ट है, यहां से लेकर के यहां तक जूना है। ओके, ये तीनों जूना है। मतलब चार चीजें ऐड करनी है, तीन चीजें माइनस करनी है, ये पहले से था। क्या क्या चार चीजें ऐड करते थे? अपना एग्जाम सप्लाई जो भी है, नील रेटेड, नॉन जीएसटी, होली एग्जेम्प्टेड। आरसीएम का सेल्स हम लोग ऐड करते थे एग्जेम्प्ट में। फिर 1% ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी, अगर आपने शेयर्स बेचा है, समझो 70 लाख का शेयर बेचा, 70 लैक्स, तो यहाँ पर 70,000 वुड बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का स्टैंड ड्यूटी वैल्यू, क्या क्या लेस करते थे? जो भी एम ए आई एस, एस सी आई एस, आर ओ डी टी, ई पी स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट अगर हमने बेचा तो इसको माइनस करते थे। उसके बाद वैट एंड एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट माइनस करते थे, एंड इंटरेस्ट डिस्काउंट टर्नओवर भी माइनस करते थे अगर आप लोग बैंक नहीं है तो। अब यहाँ पर एक चीज ऐड हुआ है, ओके, एंड एक चीज हट चुका है। ठीक है, एक चीज ऐड हुआ है और एक चीज हट चुका है। क्या ऐड हुआ है उसमें? जो भी हम लोग वेयर हाउस गुड्स सेल करते हैं, मतलब कि गुड्स अगर वेयर हाउस के अंदर है, एंड वेयर हाउस के अंदर ही हम लोग सेल कर देते हैं। ओके, अभी यहाँ पर एग्जैक्ट वर्डिंग्स पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप्स एट अराइवल टर्मिनल इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू इनकमिंग पैसेंजर। देखो, जब भी गुड्स हम लोग एयरपोर्ट पे खरीदते हैं, ओके, अराइवल टर्मिनल पर, मतलब हम लोग आ रहे हैं एंड फिर खरीदेंगे, तो एयरपोर्ट जो रहता है वो कस्टम बाउंड्रीज के अंदर है। मतलब कि जैसे ही आप लोग अपना टर्मिनल से निकलेंगे, इट वुड बी ट्रेड एज इम्पोर्टेड, बट आप लोग जैसे ही अराइवल टर्मिनल पे हो, इट इज स्टिल नॉट क्लियरिंग कस्टम्स फ्रंटियर। ओके, तो यहाँ पर अराइवल टर्मिनल पे ड्यूटी फ्री शॉप्स करके रहता है। ओके, उनके लिए कस्टम्स में स्पेशल प्रोविजंस। तो ड्यूटी फ्री शॉप्स में क्या होता है, हम लोग कस्टम ड्यूटी भरे बिना गुड्स को खरीदते हैं। तो जो शॉप्स ये सब बेच रही है, ओके, जो ड्यूटी फ्री चीजें हैं, इन सभी को वो लोग क्या बोलेंगे अब से? ई बोलेंगे, ई। ठीक है, पहले से नॉट अ सप्लाई तो पहले से था। ओके, इट वाज नॉट अ सप्लाई फ्रॉम बिगिनिंग ओनली, बट अब से ये नॉट अ सप्लाई को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एग्जेम सप्लाई, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 42 एंड 43। ठीक है, इसके पर्पस के लिए क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है? आईटीसी का रिवर्सल करना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? एंड एक अमेंडमेंट के थ्रू निकल चुका है, एक्सक्लूजन में से निकल चुका है। मतलब कि जो एक्सपोर्ट सी फ्रेट होता है, ये पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब ये टैक्सेबल हो चुका है, तो फिर अभी इसको एग्जेम्प्ट से एक्सक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, सी एस आर एक्सपेंडिचर। ओके, सी एस आर एक्सपेंडिचर मतलब कि अगर हम लोग कुछ खर्चा इनकर कर रहे हैं,
फॉर प्रोवाइडिंग सीएसआर एक्टिविटी। क्योंकि हम लोगों ने कुछ खर्चा इनकर किया, हम लोग को सीएसआर एक्टिविटी करना था, इसलिए सीएसआर एक्टिविटी करना मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हम लोग का टर्नओवर का कुछ 5 करोड़ का टर्नओवर, नेटवर्थ 500 करोड़ या जो भी है, ठीक है, वो एक क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करते तो हम लोग को सीएसआर कमेटी बनाना पड़ता है। ओके, उसमें से 2% ऑफ नेट प्रॉफिट को हम लोग को सीएसआर का खर्चा करना पड़ता है। तो सीएसआर का अगर आप खर्चा इनकर कर रहे हो, तो वो सप्लायर्स जो जीएसटी चार्ज कर रहे हैं टू द कंपनी, उन सभी का आईटीसी कंपनी को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल in respect of goods or services received by taxable person which are used or intended to be used for obligations under CSR। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि आप ऑब्लिगेटरी होके कर रहे हो तो इसके ऊपर मत भरो, ऐसा नहीं। ऑब्लिगेटरी हो चाहे कुछ भी हो, आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इन द रजिस्ट्रेशन चैप्टर्स। ओके, रजिस्ट्रेशन में बहुत अमेंडमेंट। सुनो, सबसे पहला अमेंडमेंट, अगर समझो सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 24, ये दोनों ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। एग्जाम्पल, अगर आप प्रोवाइड करते हो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। आप दोनों कर रहे हो, समझो कि आप हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हो। ओके, हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हो, आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं तो कंपलसरी लेना है। तो इन दोनों में से कौन सा सेक्शन प्रिवेल करेगा? तो गवर्नमेंट से सेक्शन नंबर 23 विल प्रिवेल। मतलब जिधर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, उधर सेक्शन नंबर 23 इज गोइंग टू प्रिवेल। नेक्स्ट, अमेंडमेंट इन रूल नंबर 23, रिवोकेशन के एप्लीकेशन का टाइम लिमिट चेंज हुआ। ओके, पहला जो टाइम लिमिट था वो 30 डेज था, फिर 30 डेज का एक्सटेंशन जॉइंट कमिश्नर दे सकता है, एंड और 30 डेज का एक्सटेंशन कमिश्नर दे सकता था। ओके, ये पिछला प्रोविजन था। रिवोकेशन का एप्लीकेशन, ओके, रिवोकेशन मतलब हम लोग का नंबर कैंसिल हो चुका है। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, उसको बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन ऑर्डर को हटा दो। तो वो हटाने के लिए हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट करने का टाइम लिमिट पहले 30 डेज था। ओके, फ्रॉम द सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, एंड फिर 30 डेज का और एक्सटेंशन मिलता था, फिर और एक्सटेंशन मिलता था। तो अभी ये टाइम लिमिट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। दिस टाइम लिमिट इज 90 डेज, एंड 180 डेज का एक्सटेंशन इज पॉसिबल। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये 90 डेज का टाइम लिमिट है, 90 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, एंड 180 डेज का एक्सटेंशन इज पॉसिबल। आगे, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हम लोगों ने पहले देखा हुआ था कि कोई भी पर्सन जिसको गुड्स सेल करना है, क्या सेल करना है, गुड्स सेल करना है, गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उस सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। याद आ रहा है? कंपलसरी नंबर लेना पड़ता है, क्या बेचने के लिए, गुड्स बेचने के लिए। किसके थ्रू? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। लेकिन यहां पर बोला हुआ है कि उस सप्लायर ऑफ गुड्स को ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो। क्या कंडीशंस है वो देखो। सबसे पहला कंडीशन, वो सप्लायर ने इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो वैसे ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद वो पर्सन एक से ज्यादा स्टेट से ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस नहीं करना चाहिए। तीसरा, उस पर्सन के पास, दैट इज सप्लायर के पास पैन होना चाहिए। चौथा, उन लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, ओके, उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। दे हैव टू वैलिडेट पैन एंड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन द कॉमन पोर्टल। ओके, पैन एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, ये क्या करना पड़ेगा उन लोग को, कॉमन पोर्टल पे डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड वैलिडेट करना पड़ेगा। ओके, वो वैलिडेट होने के बाद उन लोगों को क्या मिलना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद एक ही स्टेट में एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। मतलब क्या,
गुजरात में जाके वापस से एनरोलमेंट नंबर नहीं ले सकते अगर महाराष्ट्र में एनरोलमेंट नंबर है तो। ओके। जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है तब तक ई कॉमर्स ऑपरेटर ने उस सप्लायर को अलाउ नहीं करना चाहिए बिना रजिस्ट्रेशन के सप्लाई करने के लिए। एंड द लास्ट वन, अगर आप लोगों के पास एनरोलमेंट नंबर था, ओके, उसके बाद आप लोग जीएसटी नंबर ले रहे हो, तो जैसे ही जीएसटी नंबर लेंगे, सच एनरोलमेंट नंबर वुड बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। ओके, शैल सीज टू बी वैलिड। समझ में आया? तो ये कंडीशन फुलफिल करने पर क्या होएगा? ये कंडीशन फुलफिल करने पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी पर्सन गुड्स को भी सेल कर सकता है। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। आगे, रूल नंबर 9। पहले कैसा था? पहले रजिस्टर्ड पर्सन अगर रहेगा जगह पे तो ही क्या होएगा? फिजिकल वेरिफिकेशन होएगा। लेकिन अब इस वर्ड्स को निकाल दिया है, मतलब बिना रजिस्टर्ड पर्सन के जगह पे रहे फिजिकल वेरिफिकेशन कैन बी डन बाय ऑफिसर। नेक्स्ट, अमेंडमेंट इन रूल 10A। रूल 10A वॉज फर्निशिंग ऑफ बैंक डिटेल्स ऑन द पोर्टल। ठीक है, आपको जीएसटी नंबर मिल गया, अब क्या करना है? बैंक डिटेल्स फर्निश करना है। तो बैंक डिटेल्स फर्निश करने का टाइम लिमिट क्या था पहले? 45 days फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और 3B का ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अभी कुछ अलग है। अब क्या बोलते हैं? अब पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, मतलब यहाँ पर पहले क्या था? 45 days था, उसको हटा के अभी क्या किया? 30 days। और बिफोर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ सेल्स अंडर GSTR 1 और IFF। ओके, आप लोग GSTR 1 में आपका सेल्स का जो रिटर्न है वो फाइल करो, उसके पहले या तो 30 days के पहले फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, विच एवर इज अर्लियर के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक डिटेल्स शैल बी फर्निश्ड। अच्छा, बैंक डिटेल्स अगर फर्निश नहीं किया, अगर बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं किया तो क्या होएगा? बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं करने पर आपका नंबर सस्पेंड किया जाएगा। ओके, सस्पेंड किया जाएगा। एंड बैंक बैंक डिटेल्स फर्निश करने पर ये सस्पेंशन क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ये आगे आने वाला है। अच्छा, आ गया यहाँ पर ही। अभी सस्पेंशन के दो रीजंस और ऐड हुए। ओके, पहले सस्पेंशन का रीजन क्या था? एकदम सिंपल रीजन था, आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो सस्पेंशन पीरियड स्टार्ट होता था। लेकिन अभी क्या हो गया? अगर ऑफिसर को लगता है कि ऑन कंपैरिजन ऑफ रिटर्न्स, दैट इज सेक्शन नंबर 39(3)(b) एंड GSTR 1, बहुत कुछ सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी है, तो ये सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी के चलते आपका नंबर क्या हो सकता है? सस्पेंड हो सकता है। या फिर अगर आपने रूल 10A को कंप्लाई नहीं किया तो भी सस्पेंड हो सकता है। क्लियर है क्या? एंड जब भी नोटिस आएगा आपको, ओके, ईमेल पे वगैरह पे कि आप लोग का नंबर सस्पेंड हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है? विदिन 30 days रिप्लाई करना है। ओके, रिप्लाई करने से क्या होएगा? आपका नंबर कैंसिल नहीं होएगा, नहीं तो फिर सस्पेंशन करके और नंबर को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप रूल 10A को कंप्लाई करोगे, वैसे ही आपका जो सस्पेंशन है वो क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन में अमेंडमेंट है। फिजिकल वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद GST रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में मिलना चाहिए? अगर मान के चलो आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, या तो ऑप्ट किया है पर OTP नहीं डाला, या फिर ऑप्ट भी किया है, OTP भी डाला है, एंड ऑफिसर बोलता है फिजिकल वेरिफिकेशन मेरे को करने का, ऐसे केस में, ऐसे केस में आपको नंबर कितने टाइम में मिलता है? विदिन 30 days। विदिन 30 days आपको नंबर मिल जाता है। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अभी अमेंडमेंट ये है कि ये 30 days जहां पर भी खत्म होने वाला होगा, समझो 27 फरवरी को ये 30 दिन खत्म हो रहा है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन कितने टाइम में होना चाहिए? एटलीस्ट 5 days प्रायर। मतलब कि 27 फरवरी को नंबर मिलने वाला है, तो 22 फरवरी के अंदर ही क्या होना चाहिए? फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, बिना पैन के किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन मिलेगा? NRTP को मिलेगा, TDS TCS वालों को मिलेगा, एंड उसमें एक ऐड हो गया है, ओके, इंडिया के बाहर से OIDAR सर्विस देने वाला एंड ऑनलाइन मनी गेम खिलाने वाला। ओके, तो इन लोग को बिना पैन के GST नंबर
दिया जाएगा। नेक्स्ट, जो OIDR है, ओके सॉरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला है, उसको रजिस्ट्रेशन REG 10 में अप्लाई करना है, उसको GSTR 5A फाइल करना है। ओके, एंड वो लोग जो GST का पेमेंट कर रहे हैं वो शिफ्ट मोड से कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 24 में अमेंडमेंट है, दैट इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, किसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है? जो इंडिया के बाहर से इंडिया में ऑनलाइन मनी गेमिंग करवा रहा है। ओके, Dream11 का समझो US का प्लेस ऑफ बिजनेस है, इंडिया में नहीं है वो लोग फिजिकली। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन मनी गेमर है, उन लोग को इंडिया में रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी लेना पड़ेगा। आया है समझ में? क्लियर है क्या? सो हियर वी कंप्लीट विथ रजिस्ट्रेशन। अभी अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई से लेकर के एंड तक हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, अभी लेक्चर के लिए भी जाना है, तो अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। वी विल कंटिन्यू एंड क्लोज इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।